नमस्ते स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अर्चना सिंह, डाइट प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान फिरोज़ाबाद। आज मैं कला शिक्षण विषय के अंतर्गत भारत की प्रसिद्ध लोक कला मधुबनी चित्रकला के बारे में चर्चा करती हूँ। मैं इससे पहले लोक कला के बारे में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करा चुकी हूँ कि लोक कला क्या है और लोक कला से जैसे कि तात्पर्य सामान्य जन की कला से होता है। उसी प्रकार मधुबनी भी एक प्रकार की लोक शैली या लोक कला ही कही जाएगी। यह कला जनमानस की आंतरिक सृजनात्मक कला प्रवृत्ति की प्रेरणा से ओतप्रोत होती है। यदि कहा जाए कि मधुबनी कला का जन्म लोक कला के जन्म के साथ ही हुआ होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, मधुबनी बिहार की प्रसिद्ध लोक कला है जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मधुबनी कला के बारे में। जैसे कि कला से तात्पर्य भारत में लोक संस्कृति और लोक परंपराओं की जो जड़ें होती हैं बहुत ही गहरी होती हैं। प्रत्येक राज्य में किसी न किसी रूप में लोक संस्कृति के दर्शन हो ही जाते हैं। बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र में हमें एक ऐसी ही लोक परंपरा से साक्षात्कार होता है जो क्षेत्रीय सीमाओं को लांघकर पूरे देश में अपना कलात्मक प्रभुत्व कायम कर चुकी हैं। यह है यहाँ की लोक एवं भित्ति चित्रकला, जिसे हम मधुबनी के नाम से जानते हैं। मधुबनी की कला का उद्भव स्थल बिहार राज्य वह क्षेत्र है जहाँ दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, कटिहार तथा सीतामढ़ी आदि जिले हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र मिथिला अथवा मिथिल क्षेत्र कहलाता है। मधुबनी चित्रांकन की परंपरा का शुभारंभ मैथिली क्षेत्र की महिलाओं द्वारा हुआ। समाज में प्रचलित अनेक उत्सवों, त्योहारों और शुभ दिनों में महिलाएं जैसे मिट्टी के रंगों के द्वारा जो है घर के बाहर या आंगन या डेहरी वगैरह जो घर के आगे का जो फ्रंट का उनका एरिया होता था, तो आदि में जो है लिपाई पुताई के बाद जो है ब्रश की सहायता से, जिसे हम कूंची बोलते हैं, कि उससे सज्जा का कार्य करती थी। सज्जा की इसी लोक परंपरा से मधुबनी कला का जन्म हुआ। पहले जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में ये उनके एक शौक़ का माध्यम रहा होगा कि महिलाएं, जैसे होता है कि कोई भी कला तभी जन्म लेती है जब वो अंदर से मतलब इंटरनली उद्भूत होती है, यानी निकलती है। तो शुरुआत में ऐसा हुआ होगा कि जब महिलाएं सब अपना काम वाम करके खाना वाना बना करके हर काम करके जब वो फ्री रही होंगी तो उनको लगा होगा कि ले आओ अब घर की साफ़ सफाई करनी है। तो वो घर की लिपाई पुताई करने के बाद से फिर उनको लगा होगा थोड़ा इसको डेकोरेट करते हैं। फिर उनको जो उनकी एक ट्रेडिशनल चीज़ें थीं जैसे फूल पत्ती, बेल बूटे, तो जो अर्थ कलर थे यानी जो खनिज रंग उनके पास उपलब्ध रहा होगा, तो उसी से वो उस पे जो है डिज़ाइन वगैरह बना करके या फिर जो है फूल पत्ती वगैरह बना करके उन्होंने जो है पेंटिंग को यानी मधुबनी कला की शुरुआत की होगी। तो इस जैसे मिथिला क्षेत्र के प्रचलित सांस्कृतिक आख्यानों एवं पुराणों कथाओं को आधार बनाकर दीवारों तथा कपड़े पर की जाने वाली कला मधुबनी कला है। इसके माध्यम से यहाँ की महिलाओं ने लोक संस्कृति की एक विशिष्ट परंपरा कायम की है। अब हम ये जानते हैं कि मधुबनी कला की विषय वस्तु का चुनाव कैसे किया जाता है, यानी जो मधुबनी कला मतलब मधुबनी पेंटिंग में जो फूल पौधे या फूल पत्तियाँ या बेल बूटे या मनुष्य आकृतियाँ या जो भी उसके मोटिफ होते हैं, यानी जो उसके माध्यम में जो डेकोरेट करते हैं, जिसके
जिन चीज़ों के द्वारा, तो उनकी जो है विषय वस्तु क्या रहती है। विशेषकर विषय वस्तु के तौर पे कहा जाए तो कुछ स्पेशली जो है विषय वस्तु होते हैं जो इन ट्रेडिशनल कलाओं में मोस्टली जो है दिखाई देते हैं। तो हम इनके विषय वस्तु के मतलब कैसे वो लोग इस विषय वस्तु का चुनाव करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मधुबनी की कला में विषय का चुनाव प्रसिद्ध महाकाव्यों तथा पौराणिक कथा रूपों का आधार पर किया जाता है, जैसे रामायण, गीता, शिव पुराण, गौरी पुराण, दुर्गा सप्तशती एवं विष्णु पुराण आदि ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त करके कलाकार शेषशायी भगवान विष्णु, भगवान शिव, पार्वती, गौरी, राम, सीता, श्री कृष्ण या सिंह वाहिनी माँ दुर्गा, गणेश व हनुमान आदि के विविध जीवन प्रसंगों को अपनी लोक कला के जरिए प्रस्तुत करते हैं। उनकी रचना संसार में वास्तविकता के साथ ही एक स्वच्छंद कला कल्पना का भी सम्मिश्रण देखने को मिलता है। यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मधुबनी कला की विषय वस्तु जो है पूरी तरह जो है धार्मिक कथाओं, धार्मिक आख्यानों या हमारे धर्म ग्रंथों से ही लिया गया है। शिव पुराण तथा शक्ति को मधुबनी के कलाकार पुरुष तथा नारी के प्रतीक रूप में जो है प्रस्तुत करते हैं। मछली, चूहे, सुग्गे, कछुए आदि पशु पक्षियों को भी चित्रांकन में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही पेड़ पौधों को भी दर्शाया जाता है, किंतु इसका अंकन चित्र की पृष्ठभूमि को सजाने के लिए ही होता है। यानी कि मुख्य विषय वस्तु जो है हमारे धार्मिक आख्यान रहते हैं और साइड में जो है डेकोरेशन के लिए ये इन पशु पक्षियों को जो है ट्रेडिशनल रूप में बना करके उसको पूरा किया जाता है, पूर्ण किया जाता है उस वर्क को। और किंतु इनका अंकन चित्र की पृष्ठभूमि को सजाने के लिए ही होता है कि यानी उसका जो है मेन कथानक के बाद से जो साइड में जो जगह बच जाती है या उसको जो है लगता है कि ये अधूरा वर्क है, इसको हमको कंप्लीट करना है, कुछ खाली स्थान ऐसे होते हैं जिनको उनको भरना रहता है, तो इसी जो है इन सभी चीज़ों को जो फूल पत्ते या पशु पक्षियों को जो है उसी परंपरा के तौर पे बना करके इन खाली स्थानों को भरा जाता है। जैसे कि कोठारों तथा दीवारों पर जो चित्र बनाए जाते थे उसमें देवी देवताओं के चित्रों का बाहुल्य होता था। इसमें शंकर पार्वती, राम सीता और जैसे राधा कृष्ण, श्री गणेश और माँ काली जैसे माँ दुर्गा और हनुमान आदि का चित्रांकन विशेष रूप से हुआ है। मधुबनी कला चित्रों में विभिन्न स्थानों पर स्वास्तिक, त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण आदि भी अंकित किए जाते हैं। अनेक स्थानों पर सिंदूर अथवा सिंदूरी रंग का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो है विभिन्न प्रकार के जो है मांगलिक प्रतीकों को भी जो है मधुबनी कला में जो है चित्रों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और कुछ स्पेशली जो है कुछ खास ही कलर होते हैं जो किसी भी लोक कला शैली में यूज़ या प्रयोग करते हैं। तो कुछ मांगलिक प्रतीक और कुछ स्पेशली जो है कलर की मुख्य कलर की जैसे कि ज़्यादा रामरज है, हिरौंजी है, खनिज रंग के द्वारा जो है दीवार पे चित्रकारी किया जाता है। अब हम बात करते हैं देसी रंग और माटी की गंध। देसी रंग से तात्पर्य है कि जो खनिज रंग रहते हैं जैसे कि रामरज है, से मिट्टी है, हिरौंजी है, गेरू है। गेरू तो आज भी घरों में प्रयोग किया जाता है जैसे किसी मांगलिक कार्य के लिए, या हल्दी है जैसे पूजा वगैरह के समय जो है हल्दी का जो है चौक वगैरह बनाना, तो ये सारी चीज़ें जो है देसी एक तरह से खनिज रंग में ही आता है। और माटी की गंध यानी माटी की, जब हम किसी दीवार पर, मिट्टी की दीवार पर कलर के द्वारा जैसे लिपाई पुताई करते हैं तो बहुत ही सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है। तो उसी प्रकार जैसे कलर भी लगेगा तो मिट्टी जब गीली होती है तो जो वो खुशबू आती है जो चित्रकार उसमें
इन्वॉल्व होता है या जो कलर करने के लिए जिस पे डिज़ाइन बनाता है, और जब वो गीले कलर को जो है मिट्टी की दीवार पे लगाता है तो जो उसकी खुशबू आती है तो वो बहुत ही आनंददायी होती है, बहुत ही मतलब अच्छी फीलिंग आती है उससे। तो इसी प्रकार देसी रंग और माटी की गंध, मधुबनी के चित्र शुद्ध चटक देशी रंगों में बनाए जाते हैं। इनमें मिथिला क्षेत्र की माटी की गंध पूर्णतः रची बसी है। अनेक रंग सीधे प्रकृति से प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए गेंदे के फूल तथा हल्दी से जो पीला रंग, जवा कुसुम से लाल और नारंगी रंग जो है दीपक से बनाए जाते हैं। जैसे कि नारंगी रंग जो है दीपक में बनाए काजल से काला रंग और सेम के पत्तों से बनाया हुआ हरा रंग। इसी प्रकार अन्य रंगों के लिए भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ों का सहारा लिया जाता है। जो बांस की तीली, रुई तथा सूत के धागों से कुची बनाई जाती है। बांस की तीली, रुई तथा सूत के धागों से मतलब कि बांस के जो पतली पतली लकड़ियाँ होती हैं उसको जो है कूटा जाता था। कूटने के बाद से कई बार उसको झाड़ा जाता था, फिर कूटा जाता था। तो जो बहुत ही जो मोटे मोटे पतली पतले जो उसमें लेयर्स निकलते थे वो झड़ जाते थे, और बहुत ही पतली वाली जो है एकदम जैसे कि ब्रश के आकार का, जैसे अभी हम लोग ब्रश देखते हैं। तो उस समय जब ये लोक कला प्रचलित मतलब जो जिस लोक कला में जब कार्य हो रहा था तो ये चीज़ें उस समय जो है ब्रश वगैरह अवेलेबल नहीं था, मतलब उन लोग के लिए उपलब्ध नहीं था। तो उस तरह से वो लोग जो है बांस को जो है कूटते थे, कूटने के बाद से उसको जो है बांधते थे, और इस प्रकार वो लोग इस बांस को ही जो है कूंची या ब्रश के प्रयोग में लेते थे। तो मधुबनी कला का चित्रांकन एक उपासना परक कला प्रक्रिया है। इसका निर्माण करने वाले कलाकार कोई प्रशिक्षित कलाकार नहीं होते हैं। जैसे कि इनको किसी कला विद्यालय या किसी जो है कला मतलब किसी रूम में या फिर किसी एकेडमी में जाकर ये लोग सीखते नहीं थे। तो इन लोग का जैसे ट्रेडिशनल चलता रहता था, परंपरागत चलता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, विशेषकर महिलाएं इसे घर में ही परंपरागत ढंग से सीखती और सिखाती थी। अब हम बात करते हैं परंपरा का अनुपम उदाहरण कि मधुबनी चित्रकला किस प्रकार जो है हमारी ट्रेडिशनल यानी परंपरा का अनुपम उदाहरण है। मधुबनी परंपरागत कला का अनुपम उदाहरण है जो आज जीवित ही नहीं बल्कि निरंतर पुष्पित एवं पल्लवित होती रहती है। इसका चित्रांकन, रंग प्रयोग और इसके प्रभावपूर्ण जो लोक रूप आज भी भारत के प्रत्येक राज्य में पसंद किए जाते हैं। विदेशों से आने वाले पर्यटक और भारत के कला निर्यातक मधुबनी कला को सुदूर देशों यानी बहुत इंडिया से बाहर भी ले गए। मधुबनी का प्रचार अब क्षेत्रीय सीमा से परे सर्वदेशीय हो गया है। विश्व कला के कला प्रेमियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और कौतूहल मधुबनी कला के प्रति निरंतर बढ़ रहा है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि मधुबनी के जो मधुबनी पेंटिंग से जो डिज़ाइंस वगैरह आते हैं आजकल जो है वस्त्रों पे, किसी दीवार पे, या जो डेकोरेशन के जो पॉट्स वगैरह आते हैं उस पे भी, यानी मधुबनी कला का इतना ज़्यादा पॉपुलरिटी हुआ कि आजकल अच्छे अच्छे जो है साड़ियों हुए या सूट पे डिज़ाइनिंग के पैटर्न्स के हुए, तो मोस्टली जो है मधुबनी पैटर्न के भी जो है इन सब चीज़ों पे ये कला के रूप देखे जा सकते हैं। जैसे मिथिला की मनोहारी चित्रकला मधुबनी रंगों का एक निराला अनुभव है। इसकी स्वाभाविक अनगढ़ता एवं काल्पनिक लोकाव्यक्ति की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि मधुबनी कलाकारों को सभी प्रकार का संरक्षण प्राप्त हो। तो अभी तक आप लोगों ने जाना कि मधुबनी कला हमारे देश में ही नहीं बल्कि जो है विदेशों में भी जो है काफ़ी ख्याति प्राप्त कर चुकी है, और मधुबनी के जो कलाकार हैं वो पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस हैं। और मोस्टली जो है मधुबनी जो है जो कलर्स वगैरह लगाए जाते हैं, कुछ उनके स्पेशली कलर होते हैं
कुछ प्राइमरी कुछ सेकेंडरी ऐसे कलर वो लोग यूज़ करते हैं। कुछ मोटिव्स होते हैं जो चित्रांकन के लिए या फिर उसके लिए मधुबनी पेंटिंग के लिए यूज़ होता है। और इस प्रकार की कला मतलब इतनी ज़्यादा लोकप्रिय हुई कि उसी से जो है एक पूरे हमारे इंडिया का, पूरे भारत का एक पॉपुलैरिटी है इस कला के द्वारा। तो ये मतलब अच्छा लगता है कि ये हमारे इंडिया की कला है, यानी हमारे भारत की कला है। तो अभी आप लोगों ने जाना कि मधुबनी कला क्या है, इसमें कैसे कलर यूज़ किए जाते हैं, इसके मोटिव्स क्या होते हैं या इसकी विषय वस्तु क्या होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बताया। और अब इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के बारे में आप लोग को बताऊंगी। तो अभी तक के लिए धन्यवाद।